ओके, रिकॉर्डिंग हो। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आज है 6 फरवरी और हम लोग आज 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ पे करेंगे हम लोग? गौती की क्लास में। गौती की क्लास में गौतम कुमार के साथ, और ये मैं हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए। आज का हमारा पहला है, हाँ, जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नेशनल न्यूज़ से। थोड़ा राष्ट्रीय न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो अभी पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन, पंडित फाउंडेशन की शुरुआत की गई। अभी पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन की शुरुआत की गई। थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह है क्या। तो अभी हाल ही में अभी हाल ही में जो हम लोग पीएम है ना, अभी हाल ही में हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गैर लाभकारी संगठन पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का वर्चुअल मोड में शुभारंभ किया है। ठीक है, मतलब कि एक एनजीओ है, मतलब इस नाम से एक एनजीओ की शुरुआत की गई है। एक एनजीओ की शुरुआत की गई है। तो इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है कला की रक्षा, विकास और प्रचार करना। मतलब कि कला है, कला की रक्षा करना और इसका विकास करना और साथ में इसका प्रचार करना। ये 3 काम होगा इस फाउंडेशन का। थोड़ा पंडित जसराज के बारे में जान लेते हैं। तो पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक रहे हैं। ये मेहतावी घराने के जसराज हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। इनका घराना कौन सा है? इनका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये मेहतावी घराने से आते थे। ये मेहतावी घराने से आते थे। और इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है पीएम डिवाइन योजना। तो ये है क्या? पीएम डिवाइन योजना क्या है? थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। पीएम, ये है पीएम DEVINE, ये कुछ ऐसा है। पीएम डिवाइन योजना मतलब ये है क्या? ठीक ना। अभी हम लोग के जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2022-23 में एक नई योजना की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया पीएम डिवाइन योजना। ऐसा प्रस्तावित किया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं ये है क्या। तो इसका मतलब होता है, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, और DEV का मतलब होता है डेवलपमेंट, आई का मतलब होता है इनिशिएटिव, और NE का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा योजना है जहाँ की नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के कार्य को देखा जाएगा। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, इसका यही मतलब होता है। तो अभी भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ इस योजना की घोषणा कर दी है। तो अभी शुरू में इसमें 1500 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, और इससे इस योजना की शुरुआत हो गई है। ठीक है, इसे उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है मिजोरम की बैम्बू लिंक रोड्स के साथ में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और ज़रूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान करना। मतलब कि बैम्बू लिंक रोड, मतलब कि जहाँ भी बैम्बू का प्रोडक्शन होता है, बम्बू BAMBU, मतलब कि जहाँ भी बांस उगता है ना, तो थोड़ा अब उसको सही से लाया जाएगा, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, और उसे रोड से उसका कनेक्टिविटी हो सके। थोड़ा इस बारे में भी वहाँ पे देखा जाएगा। ये सारा काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वाइब्रेंट विलेज योजना। ये सब का सब एक ही में यार, अलग कैसे हो गया? वाइब्रेंट विलेज योजना, थोड़ा ये क्या है भाई, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोगों की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2022-23 में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की है। देखो, सारा का घोषणा हम लोग के इस जो बजट हुआ है इसी में कर दिया गया है। बजट में ही सारा का सारा घोषणा कर दिया गया। तो इसके बारे में जान लेते हैं है क्या भाई। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गाँवों का विकास करना है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गाँवों का विकास करना है। तो ये गाँव कहाँ के होने वाले हैं? तो ये मुख्य रूप से ये चीन के साइड वाले गाँव होने वाले हैं। मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, जो सिक्किम का एरिया है ना, तो ये उस साइड के गाँव का मुख्य रूप से विकास करने के ऊपर जोर दिया गया है। योजना के तहत सीमावर्ती गाँवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आवास, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।
यही है वाइब्रेंट योजना। आगे चलते हैं। भारत में 2 नए रामसर स्थल, तो अभी भारत में 2 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है। मतलब कि अभी से पहले भारत के 47 रामसर साइट थे, लेकिन अब इसमें 2 का वृद्धि हो गया है, तो अब ये भी 49 हो गया है। अब हम लोग भारत में अब 49 रामसर साइट हो गए हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि हमारे देश में 47 रामसर साइट है, अब 2 की वृद्धि हो गई है। अब ये 2 का आंकड़ा बढ़ करके 49 पहुँच गया, 49 पहुँच गया है। तो जान लेते हैं और क्या क्या है और कौन कौन सा को जोड़ा गया है। तो गुजरात के खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के बखियारा वन्य जीव अभयारण्य को रामसर समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के तौर पर मान्यता दी गई है। यह भारत के 48वें और 49वें रामसर साइट होंगे। तो अभी इसको कब अपडेट किया गया है? तो इसे अपडेट किया गया 2 फरवरी को। 2 फरवरी को इसको अपडेट कर दिया गया है। भाई कौन कौन सा, थोड़ा मैं इसे लिख लेता हूँ। जो सबसे पहला है जो गुजरात जामनगर से आता है, इसका नाम है खिजड़िया खिजड़िया एक पक्षी अभयारण्य है। जो खिजड़िया है एक पक्षी अभयारण्य है। ये एक पक्षी अभयारण्य है। यह जामनगर गुजरात में कच्छ क्षेत्र की खाड़ी में स्थित है। यहाँ 300 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं तथा यह रूपा रेल नदी द्वारा पोषित होता है। ये जो रूपा रेल, ये इम्पोर्टेंट है। रूपा रेल नदी के द्वारा पोषित किया जाता है। और जो इसके बाद जो दूसरा है वो है बाखीरा वन्य जीव अभयारण्य। बाखीरा वन्य जीव अभयारण्य बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश में है। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदानी आर्द्रभूमि है। मतलब यहाँ इस मैदानी भूमि पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, इसको शामिल किया गया है। तो मुझे एक क्वेश्चन और आ रहा है कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने अपने 5 स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र से सिफारिश की है। अभी जिस पर केंद्र उस पर चर्चा कर रही है, उस पर विचार विमर्श कर रही है। एक समय आएगा कि बिहार के भी 5 साइट को रामसर सूची में जगह मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला है सेहत योजना। ये क्या है? तो सेहत योजना के बारे में जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एवं टेली कंसल्टेंसी नामक एक पहल की शुरुआत की है। सेहत, तो मैं थोड़ा इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। सेहत HAT, सेहत। से का मतलब होता है सर्विसेज, ठीक है। से का मतलब होता है सर्विसेज, टेली कंसल्टेशन, सर्विसेज ई हेल्थ है, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट टेली कंसल्टेशन, इसका ये पूरा मतलब हो गया। तो ये है क्या भाई? तो इसके तहत एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच मुहैया करवाया जाएगा। तो किसको मुहैया करवाया जाएगा? तो ये सैनिकों के लिए है। यह सैनिकों के लिए है। इसके अंदर वैसे सारे सैनिक आएंगे जो कि अभी फोर्स में है, मतलब कि जो कि अभी फोर्स में है और जो रिटायर कर चुके हैं, वो भी सेवा निवृत्त, मतलब कि जो लोग अभी हैं, जो काम कर रहे हैं और जो रिटायर हो गए, उनके लिए भी है। और ये हमारे सेना के तीनों अंगों के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरनेशनल न्यूज़। तो इसके बारे में जान लेते हैं भाई, थोड़ा कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, क्या दुनिया में क्या चल रहा है ना। तो देखिए, तो दुनिया कहाँ गया? दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक, अभी दुनिया में का सबसे बड़ा कैनाल लॉक बनाया गया। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी कहाँ पे बनाया गया है? तो भाई ये नीदरलैंड में बनाया गया है। कहाँ पे? नीदरलैंड। तो लिख लेता हूँ, नीदरलैंड, ठीक है। तो अभी हाल ही में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। इजमुइडेन सी लॉक की लंबाई 500 मीटर है। यह 500 मीटर लंबा है तथा 70 मीटर चौड़ा है।
नीदरलैंड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं भाई। तो जो नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है। और यहाँ के जो यहाँ पे ये यूरोप का हिस्सा है, तो ये यहाँ का मुद्रा यूरो है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री का नाम है मार्क रूटो। मार्क रूटे यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। आगे चलते हैं बम चक्रवात। ये पुराना क्वेश्चन आ गया। अभी अमेरिका में बम चक्रवात आया हुआ है। तो अभी हाल ही में अमेरिका के पूर्वी हिस्से में बर्फीले तूफान और तेज हवाओं के कारण लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो इसे बम चक्रवात का नाम दिया गया है। यह बम चक्रवात अमेरिका में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया का हवासोंग बैलिस्टिक मिसाइल। तो अभी उत्तर कोरिया ने एक अपना मिसाइल परीक्षण किया है जिसका नाम है हवासोंग बैलिस्टिक मिसाइल। तो थोड़ा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने हवासेंग 12 ये उसका 12वां संस्करण है भाई। हवासेंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल अमेरिका के गुआम क्षेत्र में मार करने में सक्षम है। गुआम एक अमेरिका का क्षेत्र है गुआम, यह वहाँ तक मार करने में सक्षम है। हाल के वर्षों में यह उत्तर कोरिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण है। यह जमीन से जमीन तक मार करने में सक्षम है। परमाणु संपन्न मिसाइल है। जो इसका जो अधिकतम दूरी है ये 4500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है भाई, बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेट स्पेशल ईवी चार्जर। ईवी चार्जर का मतलब होता है, क्या होता है? ईवी चार्जर का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। मतलब यहाँ पे स्टेशन नहीं लगा देते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को अभी बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत किया गया। कहाँ पे भाई? गुरुग्राम में। गुरुग्राम। तो अभी गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा ई चार्जिंग स्टेशन का शुरुआत किया गया है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट है। इसके द्वारा व्हीकल को एक साथ चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पे दिन भर में 576 गाड़ियों को हम लोग चार्ज कर पाएंगे। और इसके बाद ठीक ना, और इस स्टेशन के बाद नवी मुंबई में स्थित 16 AC और 4 DC चार्जर वाला स्टेशन दूसरा सबसे बड़ा ईवी चार्जर स्टेशन माना जाता है। यहाँ पे 16 AC और 4 DC का नवी मुंबई में स्टेशन है, तो ये दूसरा हो गया। और यहाँ पे 100 चार्जिंग पॉइंट है, तो इसलिए ये पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला तो स्पोर्ट्स से अगला खबर आ रहा है। तो यहाँ पे महिला एशिया हॉकी कप 2022, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं भाई, ये क्या है। तो अभी हाल ही में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में जापान ने फाइनल में साउथ कोरिया को हरा करके अपना तीसरा खिताब जीत लिया। तो अभी जो जापान है ना, जापान ने साउथ कोरिया को हरा दिया है। साउथ कोरिया को जापान ने हरा दिया है। और ये उसका तीसरा खिताब है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्या है? राफेल नडाल का आजकल चर्चा में। हालांकि ये तो न्यूज पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो अभी जो राफेल नडाल कहाँ के हैं भाई? ये स्पेन से आते हैं। तो अभी स्पेन के दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब अपने नाम करके 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर लिया है भाई। बहुत बड़ा उपलब्धि है भाई, ठीक ना। तो नडाल मेंस सिंगल में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जो नडाल है ये सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, वो भी मेंस सिंगल में। तो इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? तो इन्होंने रोजर फेडरर कैसे लिखा है? फेडरर। इन्होंने रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच अभी इन्होंने रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ दिया है। देखो सबके पास 20-20 है, लेकिन अब इनके पास भी 20 था, लेकिन अब 21 हो गया है। आगे बढ़ते हैं। PR श्रीजेश, इनके बारे में पता ही होगा। ये हमारे हॉकी इंडिया के गोलकीपर हैं। चलिए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। भारत के अनुभवी हॉकी गोलकीपर श्रीजेश ने 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए सोमवार को प्रतिष्ठित अवार्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड जीता है।
कौन सा अवार्ड जीता है भाई? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब इनको मिल गया है। तो अब श्रेयस यह पुरस्कार पाने वाले केवल दूसरे एथलीट हैं। इससे पहले यह पुरस्कार हम लोग के महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को मिला है। रानी रामपाल, इससे पहले केवल रानी रामपाल को यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद दिया गया पी श्रेयस को ही दिया गया है। ये कौन सा इनको पुरस्कार मिला है भाई? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बुक्स एंड ऑथर। थोड़ा बुक एंड ऑथर के बारे में हम लोग भी थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या है। तो देखो, अभी हाल ही में अब ये बुक फियरलेस गवर्नेंस है। फियरलेस गवर्नेंस ये बुक लिखा किसने? तो भाई किरण बेदी ने। किरण बेदी, आपको तो पता ही होगा कि किरण बेदी कौन है। ये हमारे देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रह चुकी हैं, है ना। तो अभी किरण बेदी ने हाल ही में एक बुक का विमोचन किया है, जिसे लिखा इन्होंने खुद ही है, जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस है। तो यह पुस्तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर बेदी ने लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में लगभग 40 वर्षों के विशाल अनुभव पर आधारित है। किरण बेदी वर्तमान में अभी पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं। अभी वहाँ पे पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो अगला है इम्पोर्टेंट है कि भाई 6 तारीख इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये 6 तारीख इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन हम लोग महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं भाई, ये है क्या भाई? तो महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग 6 फरवरी को मनाते हैं, जो यह जागरूकता फैलाता है कि लोगों को जननांग विकृति के कारण महिलाओं को होने वाले परिणामों और समस्याओं के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। हम लोग इसीलिए 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति दिवस या फिर जीरो टॉलरेंस दिवस मनाते हैं। भाई होता क्या है कि बहुत सारी महिलाओं के जननांग में कुछ विकृति आ जाती है या फिर पैदाइशी होती है, तो इसके वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है ना। वो कंसीड नहीं कर पाती हैं। तो लोग उनकी चीज़ों को समझें, लोगों से घृणा ना करें, बस एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ही इस कारण 6 फरवरी का दिन को रखा गया है। बस केवल हम लोग इसे 6 फरवरी को ही न माने, हम लोग को इसे पूरा साल मनाना चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, तो ये तो ख़त्म हो गया। एक बार थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। तो अभी पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुरुआत किया गया है। तो इसका शुरुआत को कौन किया? हम लोग के प्रधानमंत्री ने किया। ये एक एनजीओ है जिसका काम होगा कला रक्षा का विकास करना और प्रचार करना। फिर पीएम डिवाइन योजना, तो इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट प्रोग्राम को इसके तरफ देखा जाएगा। वाइब्रेंट विलेज योजना, ये वाइब्रेंट विलेज योजना का काम है कि जितने भी सीमावर्ती हम लोग के गांव हैं, मतलब कि जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए जो हम लोग के गांव हैं, यहाँ पे उन गांवों में विकास किया जाएगा। ये कौन से गांव होंगे भाई? ये मुख्य रूप से चीन के सीमा से सटने वाले गांव हैं। वहाँ पे उन गांवों में सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। भारत के 2 रामसर साइट, अब से पहले भारत में 47 रामसर साइट था, लेकिन अब ये बढ़ के 49 हो गया है। 2 को जोड़ा गया है। अब पहला है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, जो कि गुजरात जामनगर में आता है। फिर उसके बाद बाखेरा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला सेहत योजना। सेहत योजना शुरू किया गया है हम लोगों के सैनिकों के लिए, और ये सेना के तीनों अंग के लिए। ये इसके तहत जो अभी कमीशन में है उनको, और जो अभी रिटायर हो चुके उनको भी इसके साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे आप घर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, और साथ में जो डॉक्टर दवा रिकमेंड करेंगे वो भी आपके घर तक डिलीवर कर दी जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक। तो अभी नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है और चौड़ाई
70 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बम चक्रवात। अभी अमेरिका में बम चक्रवात आया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का जनजीवन बहुत ही व्यस्त है। अभी उत्तर कोरिया का हवांगसोंग बैलिस्टिक मिसाइल, तो अभी उत्तर कोरिया में अभी हाल ही ने हवांगसोंग 12 का परीक्षण किया है ना। ये अमेरिका के गुआन क्षेत्र तक पहुँचता है और इसकी मारक क्षमता 4500 किलोमीटर है, और यह ज़मीन से ज़मीन में मार करने में सक्षम है। आगे स्टेट स्पेशल ईवी चार्जिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को शुरू किया गया है। कहाँ पे? गुरुग्राम में शुरू किया गया है। यहाँ पे कुल 100 चार्जिंग पॉइंट होंगे और ये पूरे एक दिन में 576 गाड़ियों को चार्ज कर पाएगा। इसके बाद नवी मुंबई का नंबर आता है, और ये इसके साथ ही भारत का पहला सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन बन गया है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स में आते हैं। तो महिला एशिया हॉकी कप तो को अभी जापान ने साउथ कोरिया को हरा करके जीत लिया है। राफेल नाडाल ने अभी अपना 11वां ग्रैंड स्लैम हासिल कर लिया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत करके अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच से आगे बढ़ गए हैं। अगला है PR श्रीजेश। इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। ये केवल दूसरे भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो इससे पहले कौन है? तो हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, उनको दिया गया। अब उसके बाद हम लोग के PR श्रीजेश को दिया गया, जो कि भारतीय टीम के गोलकीपर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला बुक एंड ऑथर के बारे में जान लेते हैं भाई। जो बुक एंड ऑथर है फेयरलेस गवर्नेंस के बारे में बात करता है। ये इस बुक को लिखा है किरण बेदी ने, जो कि अभी प्रेजेंट में पुडुचेरी की उप राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डे महिला जननांग विकृति के लिए 0 टॉलरेंस। महिलाओं की जननांग में जो विकृति आ जाती है या फिर जो पहले से होती है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस हम लोग मनाते हैं, ताकि लोग उनसे परहेज ना करें, उनके दर्द को समझें, है ना। चलिए, तो ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, और हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको और क्या चाहिए। मैं कोशिश करूँगा उन सारी बातों को पूरा करें। चलिए, ठीक है, आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से।